हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंडियन लॉ अकेडमी। आज हम बात करने वाले हैं सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस के बारे में फॉर एडवोकेट्स। ये इसके बारे में काफ़ी स्टूडेंट ने मुझसे पूछा और इसके बारे में काफ़ी कन्फ्यूज़न भी रहता है स्टूडेंट्स में, तो इसलिए मुझे ये क्लियर करना पड़ रहा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के पास ये वीडियो जाए। हो सके तो वायरल ही कर दें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे नेक्स्ट वीडियो आपको मिलती रहे। क्योंकि इसके बाद में वो वाली वीडियो ज़रूर डालूँगी जिसमें क्वेश्चन, अनसोल्व्ड क्वेश्चन जो होंगे उनको सॉल्व करने वाली प्रैक्टिस के लिए, जो ऑल इंडिया बार काउंसिल के एग्ज़ाम के लिए होगी, प्रैक्टिस क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए। उसके लिए भी काफ़ी मेरे पास वो आ रही है, कहना चाहिए मुझे। बहुत स्टूडेंट ने कमेंट किया है और काफ़ी स्टूडेंट ने मुझसे कहा है कि इस तरह की वीडियो भी बनाऊं, जिसमें जो अनसोल्व पेपर है प्रीवियस ईयर के, उनको सॉल्व करने के लिए, जिससे प्रैक्टिस हो जाए। फिर हम सबसे पहले देख लेते हैं COP क्या होता है, या सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस क्या कहलाता है फॉर एडवोकेट्स के लिए। एडवोकेट्स एनरोल्ड विद द स्टेट बार काउंसिल। स्टेट बार काउंसिल में एडवोकेट्स जो इन्वॉल्व होंगे या जो इसमें पहले एनरोल्ड होंगे, वो ऑब्टेन प्रोविजनल सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। उन्हें प्रोविजनल सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस दिया जाता है, जो कि वैलिड होता है 2 ईयर्स के लिए। And thereafter most of them are practicing law without caring to appear for All India Bar Council and to pass it। तो ऐसा होता है, कई स्टूडेंट या लॉयर्स क्या करते हैं कि जब उन्हें प्रोविजनल सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस लेना होता है तो स्टेट बार काउंसिल में अप्लाई करते हैं, तो वो वहाँ एनरोल्ड हो जाते हैं। उसके बाद 2 साल तक या तो प्रैक्टिस ऐसी कंटिन्यू करते रहते हैं बिना ऑल इंडिया बार काउंसिल का एग्ज़ाम पास किए, या फिर वो लोग पास भी कर लेते हैं। बहुत से लोग पास भी करते हैं, लेकिन जो लोग ऑल इंडिया बार काउंसिल का एग्ज़ाम पास कर लेते हैं उनको सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस इशू किया जाता है ऑल इंडिया बार काउंसिल की तरफ से, जो उन्हें एक तरह से एनरोलमेंट होता है सेंट्रल लेवल में, और सेंट्रल बार काउंसिल में उनका एनरोलमेंट हो जाता है, जिससे वो किसी भी स्टेट में, इंडिया के किसी भी स्टेट में या कहीं भी किसी भी कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये उन्हें एक तरह का राइट मिल जाता है। और जो ऑल इंडिया बार काउंसिल एडवोकेट्स के लिए बेनिफिट्स या जो भी सिक्योरिटी से पर्पस से या जो भी बेनिफिट देती है, वो सब उन्हें मिलते रहते हैं टाइम टू टाइम। फिर इसके बाद और इसे डिटेल में देख लेते हैं सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस के बारे में। ए मेंबर में अप्लाई टू द काउंसिल फॉर ए सर्टिफिकेट एंटाइटलिंग हिम टू practice as a cost accountant. An application for the grant of certificate of practice shall be accompanied by prescribed certificate of practice fee and shall be in the appropriate form। ये सर्टिफिकेट जो मिलेगा, इसके बाद वो अच्छे से, मतलब अपनी प्रैक्टिस को फ्रीली कर सकता है एज ए एडवोकेट। किसी के लिए भी केस फाइल करना या किसी के लिए भी कोर्ट केस में लड़ना, तो वो सब इसमें उसको पावर मिल जाएगी। फिर उसके बाद हम देखते हैं application may be filed by the applicant along with all the aforesaid documents either by hand in the office of the state bar council against proper receipt, or sent to the secretary under registered post or through the bar association of which he or she is a member। ये रूल 8.5 बोलता है कि जब ये ऑल इंडिया बार काउंसिल का एग्ज़ाम क्लियर कर लेंगे तो सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस जो होगा, उसकी एक कॉपी हमें जो है स्टेट बार काउंसिल के सेक्रेटरीट को सेंड करनी होगी और भेजनी होगी। उनको इन्फॉर्म करना कि हमने ये क्लियर कर लिया या हमारे पास सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस आ चुका है। और साथ ही साथ जो अपने स्टेट के, जहाँ पर वो स्टेट बार काउंसिल में भेजने के बाद उसके अलावा डिस्ट्रिक्ट बार काउंसिल है या कहीं पे भी वो प्रैक्टिस कर रहा है, जिस भी कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहा है, उस कोर्ट के जो बार काउंसिल होगा वहाँ पर भी उसको वो अपनी जो सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस है उसकी कॉपी वहाँ सबमिट करनी पड़ेगी। फिर व्हाट इज़ एडवोकेट क्वालिफ़िकेशन। एडवोकेट की क्या क्वालिफ़िकेशन होती है? ये बैचलर डिग्री LLB कर सकते हैं, यही सफिशिएंट है। कुछ लोग ये पूछते हैं कि क्या LLB करने के बाद LLM करना ज़रूरी है प्रैक्टिस करने के लिए? तो ये ज़रूरी नहीं है। चाहे आप 3 इयर्स की प्रैक्टिस 3 इयर्स का LLB कोर्स करें या 5 ईयर का LLB कोर्स करें, आप एलिजिबल हैं
एज ए एडवोकेट सिर्फ आपको अगर आपको प्रैक्टिस करनी है, कोर्ट प्रैक्टिस करनी है, तो पहले स्टेट बार काउंसिल में एनरोल्ड होना पड़ेगा। फिर 2 साल के अंदर अंदर आपको ऑल इंडिया बार काउंसिल का एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ेगा, जो कि हमें सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस या COP प्रोवाइड करता है। और वो COP कहीं पे भी किसी भी कोर्ट में हम प्रैक्टिस करने के लिए वैलिड रहेगा। और जो भी हमें बेनिफिट, या जैसे कि अभी हम हाल फिलहाल में देखते हैं एडवोकेट एक्ट जो है उसमें 1961 में काफ़ी अमेंडमेंट किए गए हैं और काफ़ी बेनिफिट भी दिए गए हैं एडवोकेट्स को सिक्योरिटी के पर्पज़ से, कि कोई भी एडवोकेट के ऊपर सिविल कोर्ट केस नहीं चलेगा, मतलब उसमें वो नहीं होगी, अरेस्ट नहीं होगा। इस तरह के जो है बेनिफिट दिए गए हैं। और भी अलाउंस वगैरह जो होते हैं या सैलरी वगैरह तो फिक्स नहीं है, लेकिन जो प्रैक्टिस करते हैं वो उनके प्रैक्टिस करने के दौरान जो फ़ीस लेते हैं वो सब लीगली होगी, वो चाहे तो अपनी फ़ीस आराम से ले सकते हैं। ये सब बेनिफिट ऑल इंडिया बार काउंसिल ने दिए हैं। फिर साथ के साथ सिक्योरिटी के पर्पज़ से भी काफ़ी और सिक्योरिटी दी गई है, उसमें मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी। आज सिर्फ हम बात करने वाले हैं सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस के बारे में। ये LLB डिग्री काफ़ी है, इसके लिए सफिशिएंट है। इसके साथ साथ बस स्टेट बार काउंसिल में एनरोल्ड होना चाहिए, फिर उसके बाद ऑल इंडिया बार काउंसिल में एनरोल्ड होना चाहिए 2 साल के अंदर अंदर। अगर आपने 2 साल के अंदर सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस नहीं मिला या एग्ज़ाम क्लियर नहीं किया, तो अगर आपने 2 साल के अंदर नहीं कर पाए या क्लियर नहीं हुआ या जो भी रीज़न हो, तो आपको ये नहीं है कि आपको प्रैक्टिस करने का राइट नहीं रहेगा। आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन आप फ्रीली प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे, किसी के अंडर में प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आप फ्री हैंडेड करना चाहते हैं या सिंगल हैंडेड कोर्ट केस को हैंडल करना चाहते हैं, तो आपको सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस लेना ही होगा। ये बहुत ज़रूरी है, यह मैंडेटरी है फॉर एवरी एडवोकेट। फिर उसके बाद हम देख लेते हैं हाउ कैन आई गेट सर्टिफिकेट ऑफ गुड स्टैंडिंग फ्रॉम बार काउंसिल ऑफ इंडिया। किस तरह से हम सर्टिफिकेट ले सकते हैं। ये सर्टिफिकेट गो टू द बार काउंसिल ऑफिस एंड इंक्वायर अबाउट द एग्जैक्ट प्लेस टू अप्लाई फॉर दिस, provide them with a handwritten letter along with your membership card and a fee of rates 500 within a week. You can go and collect it once you finish. Good luck. जैसे ही आप ऑल इंडिया बार काउंसिल का एग्ज़ाम क्लियर कर ले जाएंगे, तो वो ऑल इंडिया बार काउंसिल की साइट पर ये क्लियर मतलब आ जाता है। जैसे अभी हाल फिलहाल में ऑल इंडिया बार काउंसिल का 15th जो रिज़ल्ट है वो आ चुका है, और साथ ही साथ सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस भी आ चुका है। उसके लिए ऑल इंडिया बार काउंसिल ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है कि जिसे अपना COP या सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस कलेक्ट करना है वो ऑल इंडिया बार काउंसिल से कर सकता है। तो इसमें बताया गया है फ़ीस देनी होगी और अपना मेंबरशिप कार्ड दिखाना होगा और 500 रुपीज़ देना होगा। विद इन ए वीक यू कैन गो एंड कलेक्ट इट, आप कलेक्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद हाउ डू यू गेट ए सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, ये हमने अभी देख लिया, और इसे और अच्छे से डिटेल में देख लेते हैं। A member has to apply for certificate of practice in Form D along with a relieving order from the last employer, if any, together with a requisite fee of rates 1000. In case he is unable to submit the copy of relieving order, he may submit a declaration that at present he is not in employment. ये सब इसमें देना होगा, डिक्लेरेशन देनी होगी कि एट प्रेजेंट वो एम्प्लॉयमेंट में नहीं है। अगर वो फ़ी सबमिट करने के लिए कहा जाएगा 1000 रुपीज़। फिर उसके बाद है हाउ डू आई गेट ए CS सर्टिफिकेट। CS सर्टिफिकेट क्या होता है उसे देख लेते हैं। द कैंडिडेट हैव टू रजिस्टर विद द ICSI बिफोर 9th month अर्लियर टू द एग्ज़ाम। द फाउंडेशन एग्जामिनेशन शुड बी क्वालिफाइड विद इन द टाइम लिमिट ऑफ 3 years फ्रॉम द पीरियड ऑफ एडमिशन। ये हमारे काम का नहीं है, इसे हमें छोड़ देना है। हमारे सिर्फ काम का यही है सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। व्हाट आर द टाइप ऑफ एडवोकेट। एडवोकेट किस किस टाइप के होते हैं। सिविल लिटिगेशन लॉयर होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर्स होते हैं, रियल एस्टेट लॉयर्स होते हैं, स्टेट प्लानिंग लॉयर्स होते हैं, बैंकरप्टेसी लॉयर्स होते हैं, लेबर लॉयर्स होते हैं, मल्टी प्रैक्टिस लॉयर्स होते हैं, पर्सनल इंजरी लॉयर्स होते हैं। कॉमन लैंग्वेज में कहा जाए तो सिविल लॉयर्स होते हैं और क्रिमिनल लॉयर्स होते हैं और फैमिली लॉयर्स होते हैं।
3 तरह के होते हैं, उनमें जो है ये लेबर लॉयर्स और ये सब भी अब वैरायटी आ गई हैं, क्योंकि क्राइम काफ़ी अलग अलग तरह के हो गए हैं। जैसे साइबर सिक्योरिटी वाले लॉयर्स भी होते हैं। हाँ, और उसके अलावा हम देख रहे हैं टाइप्स ऑफ लॉयर्स इन इंडिया। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉयर भी होते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन वाले लॉयर्स भी होते हैं, इमिग्रेशन लॉयर्स होते हैं, क्रिमिनल लॉयर होते हैं, सिविल राइट्स लॉयर होते हैं, फैमिली लॉयर होते हैं, एनवायरमेंटल लॉयर, एस्टेट प्लानिंग लॉयर। एस्टेट प्लानिंग लॉयर से मतलब होते हैं जिन्हें प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना होता है पैसा, वो उनसे हेल्प लेते हैं या उनसे एडवाइस लेते हैं। फिर उसके बाद जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स प्रॉपर्टी वाले लॉयर्स होते हैं, वो जो पायरेसी वाले केस होते हैं, पायरेसी इन द सेंस कि अगर किसी की बौद्धिक संपदा मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, जो कि जैसे मान लीजिए किसी के अंदर राइटिंग स्किल है, किसी के अंदर पेंटिंग स्किल है, और कोई किसी की पायरेसी कर लेता है, या मूवीज़ वगैरह जो लोग बनाते हैं उन लोगों की काफ़ी कई बार ऐसी कंप्लेन होती है, या इस तरह के क्राइम भी होते हैं कि किसी ने स्क्रिप्ट चुरा ली या कोई सॉन्ग के लिरिक्स कॉपी कर लिए, तो वो सब जो होते हैं वो पायरेसी कहलाती है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में। और जो जिसके नाम रजिस्टर्ड होता है वो उसके अलावा कोई और उसे इशू नहीं कर सकता या पब्लिश नहीं कर सकता, और अगर करता है तो वो एक तरह का क्राइम होता है। फिर आज हमने सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस के बारे में जाना। आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय।